हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जीआरएफ के पेपर सेकंड एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2005 के हैं और ये पेपर सेकंड यानी एजुकेशन जिन लोगों का सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन, उन सब्जेक्ट के क्वेश्चन है दोस्तों, उनके सब्जेक्ट के क्वेश्चन है यानी एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों क्लास को हम सभी अपनी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज क्लास का पहला क्वेश्चन है, यानी कल जो क्लास हुई थी उसमें 1 से 10 तक क्वेश्चन हुए थे और 2004 का मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया दोस्तों। अब ये 2005 का है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक जा गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक से उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों सक्रिय अनुबंधन, दूसरा ऑप्शन दोस्तों क्लासिकीय अनुबंधन, तीसरा ऑप्शन है सूझधारा अधिगम, चौथा ऑप्शन है श्रेणीबद्ध अधिगम। तो दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन में अचानक वर्ड आए या इससे संबंधित कोई वर्ड आए, अचानक उसे याद आ गया, तो दोस्तों यहाँ पर सूझधारा अधिगम हो जाएगा। कौन सा? सूझधारा अधिगम। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यदि कोई अध्यापक शिक्षण कार्य में अभिक्रमित अधिगम प्रक्रिया का उपयोग करता है तो निम्न में से किसको समायोजित होगा दोस्तों? यहाँ पर ये जो दोस्तों जा होगा, जा समायोजित नहीं किया जा सकता। फिर से क्वेश्चन देखते हैं एक बार। यदि कोई अध्यापक शिक्षण कार्य में अभिक्रमित अधिगम प्रक्रिया का उपयोग करता है तो निम्न में से किस को समायोजित नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन दोस्तों छात्रों का सक्रिय प्रतिभाड़न, दूसरा ऑप्शन सूझबूझ पूर्ण अधिगम, तीसरा ऑप्शन दोस्तों छात्रों द्वारा गति के अनुसार अधिगम और चौथा ऑप्शन है पुनर्बलन प्रदान करना। तो यहाँ पर अभिक्रमित अधिगम प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, करता है, तो यहाँ पर किसको समायोजित नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा किसको? सूझबूझ पूर्ण अधिगम, क्योंकि मैंने बताया दोस्तों कि यहाँ पर अचानक वर्ड होना चाहिए। अब भाई सूझ वाला मैंने बताया अचानक में आएगा, अब यहाँ पर कहीं अचानक की बात की नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी होगा। बाकी छात्रों का सक्रिय प्रतिभाड़न ये होगा, समायोजित किया जा सकता है। दोस्तों समायोजित कहते किसे हैं? समायोजित कहते किसे दोस्तों? जैसे पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान में परिवर्तन कर लेना, तो उसे समायोजित कहते हैं। इसी संबंधित एक वर्ड और होता है समायोजन। इसमें क्या होता है? नवीन ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। निम्न में से शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाजशास्त्र से सहारा मिला है? निम्न में से शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाजशास्त्र से सहारा मिला है? पहला ऑप्शन दोस्तों ज्ञान के लिए सीखना, दूसरा ऑप्शन होने के लिए सीखना, तीसरा ऑप्शन करने के लिए सीखना, चौथा ऑप्शन है दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहना सीखना। दोस्तों इससे आप सभी ये मत समझिएगा कि समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी क्वेश्चन है, ये एजुकेशन का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन हो जाएगा दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहना सीखना। शिक्षा कौन से स्तंभों को समाजशास्त्र से सहारा मिला है? अब यहाँ पर समाज की जब बात की जा रही है तो समाज में ज्ञान के लिए सीखना है तो स्वयं की बात हो रही है, होने के लिए सीखना स्वयं, करने के लिए सीखना स्वयं, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहना, यहाँ समाज की बात की जा रही है, तो चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे हैं। फिर दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि सूची ए सूची बी को मिलाना है। पहला ऑप्शन सामाजिकरण, दूसरा सहयोगात्मक क्रियाकलाप, तीसरा ऑप्शन है प्रजातांत्रिक आचरण, चौथा ऑप्शन है सांस्कृतिक आचरण। अब दोस्तों इसमें काफ़ी, जैसे 4 है इधर 5 है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप किसी दो को या एक को तो 100% जब पता होगा तभी से एक क्वेश्चन हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे सामाजिकरण है, तो सामाजिकरण कहाँ कहाँ होता है? या तो भाई घर में या परिवार में, विद्यालय में सामाजिकरण दोस्तों द्वितीयक संस्था है, वहाँ भी सामाजिकरण होता है। लेकिन उसके बाद हमें दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जैसे सहयोगात्मक क्रियाकलाप।
सहयोगात्मक क्रियाकलाप कहाँ पर होगा? घर में तो होगा नहीं, घर में भी होता है लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो लिया जाएगा घर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि समाजीकरण में घर और परिवार आता है। प्रजातांत्रिक आचरण है, फिर सांस्कृतिक आचरण है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, जैसे समाजीकरण है तो समाजीकरण में क्या आ जाएगा दोस्तों? घर आ जाएगा, समाजीकरण में घर। फिर दोस्तों सहयोगात्मक क्रियाकलाप, तो ये क्या हो जाएगा? विद्यालय, क्योंकि सहयोगात्मक क्रियाकलाप। अब भाई आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि आप एजुकेशन सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो सहयोग होगा वो शिक्षा क्षेत्र में होगा, तो शिक्षा क्षेत्र में कहाँ होगा? विद्यालय में ही तो होगा। फिर तीसरा ऑप्शन दोस्तों प्रजातांत्रिक आचरण, तो ये तो राज्य से हो जाएगा, किससे? राज्य से। अब एक बचा कौन सा? सांस्कृतिक आचरण, तो ये धर्म से नहीं होगा दोस्तों, ये गांव से होगा, सांस्कृतिक आचरण। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे दोस्तों। अब इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? पहले का हो गया तीसरा, पहले का हो गया तीसरा, तो ये दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। इसमें एक में ही दिया गया है कि भाई पहले का तीसरा। दोस्तों अगली स्लाइड चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण का सही अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। दूसरा ऑप्शन है जीवन में अधिक आराम भोगना। तीसरा ऑप्शन है पाश्चात्य संस्कृति अपनाना। चौथा ऑप्शन है जीवन की राह बदलना। तो यहाँ पर आधुनिकीकरण की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जैसे पहला ऑप्शन है, अब यहाँ दूसरा ऑप्शन जैसे जीवन में अधिक आराम भोगना, ये तो कभी नहीं हो सकता दोस्तों। आधुनिकीकरण का ये कभी मतलब नहीं होता कि जीवन में अधिक आराम भोगना। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? पाश्चात्य संस्कृत अपनाना। तो दोस्तों ये पाश्चात्य संस्कृत तीसरा ऑप्शन हो गया हमारा। और चौथा ऑप्शन क्या है? जीवन की राह बदलना। पहला ऑप्शन विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पाश्चात्य संस्कृत को अपनाना। अभी पाश्चात्य संस्कृत से क्या मतलब है? तो दोस्तों ये आधुनिकता के प्रतीक हैं। पाश्चात्य संस्कृत का मतलब आधुनिकता के प्रतीक। जैसे पाश्चात्य समाज में वैज्ञानिक अभिवृत्ति, नवीनता, ये सब दोस्तों आते हैं आधुनिकीकरण में, कि क्या है? ये पाश्चात्य संस्कृत प्रतीक माना जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे दोस्तों। अगली स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है ग्रामीण भारत में वर्तमान में सामाजिक स्त्रीकरण स्त्रीकरण को निर्धारित करने में अधिक प्रभाव है। ग्रामीण में दोस्तों यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है ग्रामीण, फिर उसके बाद सामाजिक स्त्रीकरण को निर्धारित करने में अधिक प्रभाव किसका है? पहला ऑप्शन है परिवार का आकार। दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक रीतियाँ। तीसरा ऑप्शन है भूमि स्वामित्व। चौथा ऑप्शन है राजनीतिक संबद्धता। तो यहाँ पर जो दोस्तों निर्धारित करने में सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव है? सभी के, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका? वो भी गाँव में। तो गाँव में भैया जमीन जायदाद का ज़्यादा प्रभाव होता है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर दोस्तों अगली स्लाइड चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है पड़ोसी विद्यालय नीति सफल होगी यदि। पहला ऑप्शन है सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता समान रूप से अच्छी हो। फिर दूसरा ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की जाती है। चौथा ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि होती है। पड़ोसी विद्यालय नीति कब सफल होगी? तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है दोस्तों, अब यहाँ पर अगर किसी एक पक्ष को बढ़ावा दिया जा रहा है तो समावेशी शिक्षा का पालन नहीं कर रहा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। जैसे चौथा ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि, सिर्फ एक पक्ष को लिया जा रहा तो गलत। अनिवार्य दोस्तों नेगेटिव वर्ड है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, कट गया। फिर दोस्तों सभी विद्यार्थियों को समान, कभी दोस्तों समान अवसर आ जाए सभी, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट्स की अपनी अलग सोचने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता होती है, तो समान अवसर नहीं प्रदान किया जा सकता। यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता समान रूप से अच्छी हो। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसका निर्धारण मुख्य रूप से संस्कृत द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक साम। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक स्तरीकरण। तीसरा ऑप्शन है आर्थिक नुकसान। चौथा ऑप्शन है सामाजिक गतिशीलता। तो किसका निर्धारण मुख्य रूप से संस्कृत द्वारा होता है? तो यहाँ पर दोस्तों सामाजिक साम है, सामाजिक स्तरीकरण है, आर्थिक नुकसान है, सामाजिक गतिशीलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आर्थिक नुकसान से कोई मतलब है नहीं भाई, यहाँ सामाजिक
मतलब कोई बात की नहीं कि स्त्री का लड़की तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि सामाजिक श्रम मुख्य रूप से संस्कृत द्वारा होता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है। पहला मतलब ए बी, ये जो कथन कारण वाला क्वेश्चन है वो है। तो कथन है विद्यालय त्यागने वाले गरीब परिवारों से हैं। मतलब जो विद्यालय छोड़ने वो गरीब परिवार से आते हैं। अब इसका कारण क्या बताया गया है? गरीब परिवारों में माता पिता अशिक्षित हैं। पहला ऑप्शन है दृढ़ कथन ए और कारण दोनों सही है। फिर दूसरा ऑप्शन है दृढ़ कथन ए और कारण दोनों गलत है। तीसरा ऑप्शन है केवल दृढ़ कथन ए सही है। चौथा ऑप्शन है केवल कारण बी सही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बात की जा रही है, यहाँ पर दोनों बात सही की जा रही है कि विद्यालय त्यागने वाले गरीब परिवार से हैं और उनके माता पिता भी अशिक्षित हैं। कथन भी सही, कारण भी सही। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे हैं। फिर 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि आरक्षण नीति प्रोत्साहन देती है। आरक्षण नीति प्रोत्साहन देती है। पहला ऑप्शन है सामाजिक समदृष्टि को। दूसरा ऑप्शन है अवसरों की समानता को। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक गतिशीलता को। चौथा ऑप्शन है सामाजिक स्थिरीकरण को। तो यहाँ पर आरक्षण नीति जो प्रोत्साहन देती है दोस्तों, ये सामाजिक स्थिरीकरण को नहीं देती, सामाजिक गतिशीलता को नहीं, अवसरों की समानता को नहीं, सामाजिक समदृष्टि को, मतलब सभी को बराबर करने की नीति, मतलब जो नीति है उससे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।